इस बजट की मूल भावना क्या है, इस बजट का मूल क्या है, मूल भावना इसमें इसके मूल में क्या है वो आप समझिए। तो इस बजट में मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। जैसे 400 वंदे भारत रेल चलाने की बात की गई है। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इसे कहते हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इसकी बात की गई है, इस पर जोर दिया गया है, इस पर काम किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल उठता है कि रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड, ये चारों तो धीरे धीरे 90% तो अडानी भाई का हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी हो जाएगा। तो अडानी और अंबानी को जब ये बेचना है तो इसमें सरकारी पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं, इसमें सरकार की क्यों योजना, क्या योजना है इसमें, बजट में इसको प्रावधान करना, बजट से इसको एलोकेट करना, फंड्स देना, इसकी जरूरत क्या है। बाय द वे, अगर निर्मला सीतारमण जी से और नरेंद्र मोदी से पूछा जाए कि जब, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि रेल, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के यही साधन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल साधन, एक जगह से दूसरे जगह माल पहुंचाना, ढोना, ये तो आप जानते हैं रेल पर धीरे धीरे अडानी भाई का कब्जा हो रहा है। पोर्ट धीरे धीरे, पोर्ट किंग हैं अडानी भाई, आपने देखा होगा, आपने बीच में सुना भी होगा कि 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, हीरोइन या पता नहीं वो मतलब ड्रग्स, उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। तो किंग ही मान लो ना, राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, मतलब किंग ही मान लो। तो पोर्ट किंग तो पहले से ही अडानी भाई है। रेल भी धीरे धीरे उनको दी जा रही है, एयरपोर्ट धीरे धीरे उनको दिया जा रहा है, रोड भी धीरे धीरे उनको दिया जा रहा है, बनाने के लिए और बनाने के बाद खरीदने के लिए। यही है ना, मतलब हर्रे लगे ना फिटकरी और माल चोखा होए। तो अगर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं, एक गुजराती प्रधानमंत्री है, दूसरा गुजराती उद्योगपति है, मिलजुल करके खा रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, ऐसे आप मान सकते हैं। तो रोड बने तो आपके पैसे से सरकार बनाए, हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकार बनाए, बेचना हो तो अडानी को बेच दे, वो भी औने पौने दाम में। तो फिर हमारे आपके पैसे को क्यों रोड बनाने में खर्च कर रही है, अडानी को ही बनाने दो ना। अच्छा, अब अडानी अंबानी रोड खरीद लेंगे, फिर उसके बाद उस पर टोल टैक्स वसूलेंगे। कहां कहां कमा रहे हैं अब सोचो। पहले तो उसको बनाने में अडानी भाई कमा लिए, फिर उसको खरीदने में मतलब कमा लिए, 90% का फायदा उठा लिए, फिर उसको चलाने में जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही, जैसे टोल टैक्स भी वही वसूलेंगे, तो वो भी अडानी भाई के पास जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी के दिमाग में अडानी अंबानी यानी दो गुजराती 2/2 माने 4 के अलावा भी कोई भारत में रहता है, या गुजरात के अलावा भी कोई प्रदेश भारत में है? वैसे वोट मांगने के लिए तो है, अभी गए थे, नरेंद्र भाई कह रहे थे कि क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने 1857 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। तो मैंने पूछा था कल कि भाई 1857 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों का योगदान तो था, लेकिन गुजरातियों का कितना योगदान था ये भी तो बता दो देश को। अब हमारी बात तो उन तक पहुंचेगी नहीं, हमको तो सिर्फ हमारी बात उन तक पहुंचेगी, वो सुनेंगे भी, और वो डर करके हमको जेल भी भेज देंगे। आपको समझ में आए ना आए ये बात अलग है, लोगों को समझ में आए ना आए ये बात अलग है। उनको तो समझ में आती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई जिस मेरी बात से डरते हैं नरेंद्र मोदी, जिस मेरी बात से डरते हैं, वो बात आपको समझ में नहीं आती, यानी आम आदमी को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? चलिए ये अलग बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात बजट में किया गया है। आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए तो 5 किलो अनाज के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मिल रहा है, आप खाओ, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा तो मर जाओगे यार, आत्महत्या कर लोगे परिवार सहित, बाकी तो भूल जाओ आप। हाँ,
थोड़ा और अगर उससे ज्यादा और उत्साहित होते हो तो मंदिर बन रहा है, वहां जाकर के बाहर बैठकर भीख मांग लेना। काशी में है, वहां पंडा बन जाना, वहां भीख मांग लेना। मतलब आपके लिए बेरोजगार, रोजगार तो है नहीं। जब सरकार के पास रोजगार नहीं है तो आपको भीख ही मांगना है आगे चल करके, और तो कुछ करना नहीं है। बिजनेस तो अडानी अंबानी भाई करेंगे, या तो फिर 2-5 हजार रुपए की नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी नौकरी पर आते हैं, बाद इसके बाद नौकरी पर आते हैं। तो उन्होंने जो इन चीजों का जिक्र किया है कि कहां वो सरकार खर्च करेगी, एलोकेट करेगी फंड को, और किस पर पैसा लगाएगी। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड, जो कि फाइनली बाद में अडानी को बेचना है। यानी पैसा भी वहां लगाएंगे जो एक गुजराती भाई के पास फाइनली जाना है, बेचना है। मैंने पहले भी बताया था मेरे दोस्त कि नरेंद्र भाई, अब कोई भी अगर आदमी किसी चीज को बेचना होता है तो पहले खाली करवाता है। चलिए, तो इन्हीं चीजों पर वो सरकार का ध्यान है, जिसका फायदा आज उसको बनाने में अडानी अंबानी को फायदा मिले, फिर उसको खरीदने में फायदा मिले, फिर उससे वसूली करने में फायदा मिले। तो बजट किसके लिए है अडानी अंबानी के अलावा, और किसके लिए आप बताओ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो बोलो कि और किसके लिए है। बजट में और किसके लिए एक भी शब्द है, या एक भी विषय है, या एक भी प्रोग्राम्स है कुछ। एयरपोर्ट रेल चलाएंगी, कहती है 400 वंदे भारत रेल चलाएंगी, पर रेल तो पहले की चली हुई बंद है। अगर चलाएंगी तो वो भी तो अडानी को लेना है। पोर्ट किंग अडानी है ही हैं, एयरपोर्ट अडानी खरीद ही रहे हैं। रोड मैंने कहा कि पहले रोड बनाने के में फायदा कमाएंगे, फिर रोड खरीदने में फायदा कमाएंगे, औने पौने दाम खरीद करके फिर रोड से वसूली करने में फायदा कमाएंगे। तो ऑल इन ऑल बजट कुछ चोर गुजरातियों के लिए ही है, सीधी बात अगर कहा जाए तो। ऐसा ही है या गलत है? कुछ लोग बड़ी पार्टी वाले, या कुछ लोगों को मैं देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो बोलते हैं 100-150 लोगों के लिए बना है। कभी वो ये नाम खुल करके नहीं लेते कि कुछ चोर गुजरातियों के लिए है। सीधा बोलना चाहिए इस बात को। अगर आप बड़े हिम्मत से यह कह सकते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हो ना हो, सारे आतंकवादी मुसलमान जरूर होते हैं, अगर ये कह सकते हैं हिम्मत से, तो आपको इतनी हिम्मत तो आनी चाहिए ये कहने के लिए कि सारे चोर गुजराती भले ना हो, सारे गुजराती चोर भले ना हो, लेकिन जितने चोर हैं वो गुजराती हैं। ये तो कई बार मैं बोल चुका हूं, कई बार साबित कर चुका हूं, कई बार आपके सामने रख चुका हूं। आप निकाल के देख लीजिए, बात सही है गलत। और आज भी वही चोरों की लड़ाई है। उन्हीं चोरों के लिए पूरा देश काम कर रहा है, आपकी संसद काम कर रही है। आपके लिए क्या किया, आपके लिए क्या कर रही है, आप बोलो। तो बजट में जो एलोकेशन है, मतलब बजट में जो फंड्स दिए जाएंगे, जो कुछ किया जाएगा, वो सब कुछ अडानी अंबानी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। चलिए कृषि विकास की बात कर लेते हैं। ग्रीनरी पर ध्यान दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो क्या एमएसपी या फिर एपीएमसी मंडी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एपीएमसी मंडी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबको अडानी भाई खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं, खरीद लिए हैं, खरीद लेंगे। तो उस पर खर्च किया जाने वाला पैसा सरकार का क्यों हो, हमारा आपका टैक्स का क्यों हो? अभी जब बेचना आपने निर्णय कर ही लिया है, जिस घर को बेचना है, तो हमारे पैसे से आप घर का रंग पोतन क्यों करवा रहे हो यार? दे दो ना अडानी को, अडानी अपना कर लेगा रंग रोगन, बाद में जो पैसा लगेगा लगा लेगा। बेचना ही है आपको। अब नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के लिए, आप अंदाजा लगाओ कि आपके पैसे से तो उसका रंग रोगन करवाएंगे, उसकी रंगाई पुताई करवाएंगे, और फिर उसी को अडानी भाई को बेच देंगे मुफ्त में। यह तो गलत हुआ ना यार। भाई हमारे पैसे से, आप देश के पैसे से, आम आदमी के पैसे से, मैंने कहा कि वेश्या, गरीब, भिखारी सभी टैक्स देते हैं बेचारे, तो उनके पैसे से जो टैक्स मिलता है उससे आप उसका रंग रोगन करवाओगे, और रंग रोगन करके और उसको ठीक ठाक करके अडानी भाई को बेच दोगे। ये क्यों कर रहे हो भाई? आप बेचना ही है तो बेच ही दो ना।
और वैसे भी मैं समझता हूं नरेंद्र भाई को तो सीधे अडानी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, वही प्रधानमंत्री हैं, देश वही चला रहे हैं, बजट उन्हीं के लिए। अब आप बता दो, अगर बजट में कहीं की भी बजट में कोई भी किसी भी डिबेटर से मैं चैलेंज करता हूं, कोई बता दे कि मतलब आम आदमी के लिए कुछ था उसमें, अडानी अंबानी के अलावा जो भी जिन चीजों की बात की गई है सब अडानी अंबानी को ध्यान में रखकर किया गया है। रेल की बात की गई है, पोर्ट की बात की गई, एयरपोर्ट की बात की गई, रोड की बात की गई, फाइनली वो अडानी अंबानी को बिक रहा है, तो क्यों बात की जा रही है, उस पर क्यों खर्च किया जा रहा है? पहले से ही दे दो ना, अडानी अंबानी बनाएंगे बेचेंगे। रोड क्यों बना रही है सरकार? रोड बनाने की क्या जरूरत है? ये प्रोजेक्ट, वो जोड़ प्रोजेक्ट, ये गतिशील प्रोजेक्ट, वो पता नहीं क्या क्या नाम दे करके ये कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो भाई? फाइनली जब अडानी को देना पहले ही दे दो ना, वही बनाएं, वही बेचें, वही खरीदें, वही टैक्स वसूलें, बाद में वही प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। और बनेगा वो तो होता ही है, मतलब जब उद्योगपति, जब पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति पूरी व्यवस्था पर हावी हो जाता है तो वही होता है जो वो चाहता है। जिस दिन चाहेगा अडानी अपना कुत्ता भेज करके प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बिठा सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा देश, ना आप ना हम, किसी में कोई दम नहीं है कि उसे रोक पाएगा। रोकेगा कैसे? चलिए आप बताइए, रोकेगा कैसे? अगर आप एजिटेशन करोगे, रोड रोकने की कोशिश करोगे तो रोड उसका है, बोलेगा ना आप सरकारी रोड पे जाओ, हड़ताल करो, हमारे रोड पे नहीं करोगे, ये तो प्राइवेट है क्योंकि वो खरीद लिया है। पोर्ट पे करोगे, नहीं करेगा। एयरपोर्ट से आपको जाने नहीं देगा क्योंकि उसका है, उसका फोन आ जाएगा, बोलेगा उसको, उस आदमी को कहीं जाने ही मत देना। आपने कुछ दिन पहले देखा कि वो क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव को एक जगह से कहीं जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया, उनका हेलीकॉप्टर खड़ा रह गया। ये सब बाद में होगा, उसकी कल्पना छोड़ दीजिए अभी। अगर अभी उनके लिए पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं, उन पर पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं जिनको फाइनली अडानी अंबानी के हवाले करना है? मेरे कहने का मतलब यह है। तो कहने का मतलब मैंने कहा कि अब जो बजट है, बजट में क्या, तो बजट का जो पैसा, बजट का जो एलोकेशन है वो अडानी अंबानी के लिए है। कितना, यानी पूरा देश लूट करके उनके लिए किया जा रहा है खर्चा, और किसके लिए, यानी अडानी अंबानी के लिए। मैंने तीनों बात आप समझ सकते हो। बात फिर वही आ गई, दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त, शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर डाला है, स्वास्थ्य का बंटाधार कर डाला है, न्याय, अब कुछ और जगह है जहां से आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है, जैसे आम आदमी को नौकरी दी जा सकती है। मैंने कहा कि रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चरल का जब ये अडानी के हाथ में होगा तो डेफिनेटली अडानी भाई आपको सरकारी नौकर की तरह नौकरी तो देंगे नहीं, 25-30 हजार तनख्वाह तो देंगे नहीं, या 50 हजार तनख्वाह तो देंगे नहीं। फिर आपको क्या देंगे? आपको देंगे 5 हजार, 10 हजार, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, आप लेबर मजदूरी करोगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी नौकरी सरकार के पास नहीं है और अडानी अंबानी आपको देंगे नहीं। देंगे तो 2000-5000 में अपना पेट चलाते रहो, जिंदा रहो, मरो मत, इतने की जिम्मेदारी ले लेंगे आपकी। तो नौकरी तो गई है, समझ लो, आपको वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आती है कुछ और सेक्टर्स जो हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय व्यवस्था है, सेवा है। शिक्षा मतलब समझ रहे हो, स्वास्थ्य भी आपको समझ में आ गया होगा। न्याय व्यवस्था है, जैसे जज वगैरह हैं वो भी अब प्राइवेट में अपॉइंट किए जाएंगे। आप जानते हैं पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत है नहीं, अब बिना पढ़े लिखे जज वही कोई अडानी अंबानी के ऑफिसों से, अभी आपने पहले सुना होगा, मीडिया में भी ये बात आई थी कि अडानी अंबानी हाउस से अपॉइंट किए जाएंगे सचिव, जहां आईएएस वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, और किया भी गया शायद। तो अब उसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। तो रह गई मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सेवा, सर्विस और सुरक्षा, मिलिट्री वगैरह। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि ना तो शिक्षा में, ना तो स्वास्थ्य में, ना तो न्याय व्यवस्था में, ना तो सर्विस में, और ना ही सुरक्षा में, यानी मिलिट्री, नेवी,
कहीं भी रोजगार जो खाली पद है उन्हें भरा नहीं जा रहा है, उन्हें बंद कर दिया गया। अब भर्ती नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी, बल्कि उसमें से छटनी होगी, तो रोजगार वहां से भी खत्म। ठीक है, मतलब यह क्लियर हो गया बजट से भी, और ये पहले के नरेंद्र मोदी के निर्णयों से ये क्लियर है, एकदम क्लियर कट सामने है कि उनके लिए उनके पास रोजगार नहीं है। फिर भी वादा करना है, झूठ बोलना है तो बोल ही लेंगे। जैसे 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की है, वैसे इस बजट में भी इतने लाख नौकरी देंगे, इतने लाख सर्विस देंगे, इतने लाख इस सेक्टर में, इतने लाख उस सेक्टर में। अब सारा सेक्टर तुम क्या देगा भाई? तू तो बेच रहा है यार, अडानी अंबानी को दे रहा है। अभी एयरपोर्ट में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाके काम करेंगे तो वो उसमें सरकार का क्या और मोदी का क्या? वो तो हम ठेकेदारों के अंडर जाकर के 2-5 हजार 10 हजार के में अपना जीवन बिताएंगे, खाएंगे और परिवार को चलाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो उसमें कौन सा आपके लिए क्या है उसमें बताइए। उसी तरह से शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, इन सब में भी उनके लिए कोई नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। झूठ मतलब आज अगर सरकार ये कह रही है बजट में भी और बजट के भाषण में भी, या कल नरेंद्र मोदी जब लच्छेदार भाषण देंगे, या आज प्रोमो उसका जो प्रस्तुत किए उसमें अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपके लिए ये है, तो ये आपके दिमाग पर है कि आप उस बात को कितना समझ पाते हैं। आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए तो एक चपरासी की नौकरी भी नहीं है। और एक बात समझो, चपरासी की नौकरी का झूठ मूठ अगर ये वांट निकाल देते हैं तो उसमें एमटेक, बीटेक, एमए, बीए लोग भरते हैं, और करोड़ों मतलब लाखों की संख्या में, और बड़े गर्व से कहते हैं इतने लोग इसमें भरे, मतलब इतनी बेरोजगारी है। लेकिन उसको बेरोजगारी नहीं मानते, उसे भी गर्व की बात मानते हैं कि हमारे टाइम में अगर चपरासी की नौकरी भी निकलती है तो उसमें भी करोड़ों लोग जो है मतलब अप्लाई करते हैं। उससे भी अप्लाई करने पर भी अगर 500 रुपया भी फीस ले लिया तो कई सौ करोड़ का वारा न्यारा हो जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो परीक्षाएं होती हैं, ये अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, करवाओ इसको। तो उसमें भी ठेकेदारी होती है। जैसे 500 रुपया आपसे लिया गया तो वो 100 रुपया सरकार को जाएगा, 400 रुपया उस कंपनी को, उस प्राइवेट सेक्टर को चला जाता है। और वो प्राइवेट सेक्टर जो संस्थाओं में ये एग्जामिनेशन करते हैं, भर्तियों का प्रोसेस करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको भी अडानी अंबानी की कंपनियां ही चलाती हैं या विदेशी कंपनियां चलाती हैं। ये बात आपको जानकारी है या नहीं है पता नहीं, मैं जानता हूं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक स्टेनो की परीक्षा हो रही थी, तो उस स्टेनो की परीक्षा को लेने के लिए मद्रास की एक कंपनी, जो विदेशी कंपनी मद्रास में उसका ऑफिस था, उसको ठेका मिला था। किसी सब्जेक्ट में उसका संपर्क मुझसे हुआ, फिर वो कुछ जिससे कि मुझे ये पता चला कि विदेशी कंपनियां आपके गांव में, मतलब आपके क्षेत्रों में, आपके तहसीलों में, आपके हाई कोर्ट्स में परीक्षाओं वगैरह कंडक्ट कराने के लिए भी वही काम कर रहे, विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, और उसमें भी उनको कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 500 रुपया अगर आपने भरा तो 100 रुपया सरकार को जाएगा, 400 रुपया उस प्राइवेट कंपनी को जाएगा। मेरे दोस्त, किसी दलाल गुजराती को 10 रुपया दे दो ना, तो 10 लाख का माल आप फ्री में खरीद सकते हो। मैं चोर गुजराती की बात कर रहा हूं, दलाल गुजराती की बात कर रहा हूं। मैं सारे गुजरातियों से माफी चाहता हूं, लेकिन यह सच है। 10 रुपया कमीशन देकर के पूरा देश खरीद सकते हो। और वही देखने को मिल रहा है कि एक प्रधानमंत्री की कुर्सी कमीशन में मिलने के बाद पूरा देश बेचा जा रहा है। क्या देश इतना सस्ता है? देश की अस्मिता, देश की इज्जत, देश की मर्यादा, मैंने इतनी देर तक बकबक किया, इसमें से आप समझिए, आप खुद सोचिए कि क्या
आप गर्व से कह सकते हैं कि मतलब आप, और आपसे यह कहा जा रहा है कि यह अमृत काल है। 25 साल बाद भारत कहीं और खड़ा होगा। 25 साल बाद मोदी को आप क्या करोगे? पकड़ने जाओगे? 25 साल तक तो पता नहीं, अमर नहीं तो नहीं होगा। अगर 25 साल तो कहने का मतलब 100 के ऊपर हो गया उम्र, तो कहने का मतलब 10-15 साल और जिएगा, 10-15 साल में निकल लेगा। तो 25 साल बाद इसको ढूंढने जाओगे कि बता भाई मोदी तूने ये बात कही थी, ठीक नहीं हुई, ये तो झूठ बोला था। अरे यार, मोदी आज ही झूठ बोलता है, कल ही उससे नहीं पूछ सकते, कुछ भी बोल देता है। झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोल देगा, और बोल करके निकल भी जाता है, बोल के चला ही जाता है। अब उसको रेक्टिफाइड भी नहीं करता। मतलब वो ये नहीं कि उसको कभी कहे। जैसे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूरी जनता के सामने मीडिया में तो नहीं, मीडिया में नहीं, मतलब अपने, वो हमेशा तो मन की ही बात करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि लड़की पटाओ, लड़की बचाओ, लड़की पटाओ। तो क्या कभी आपने इतने दिनों में लड़की पटाओ शब्द का खंडन करते नरेंद्र मोदी को सुना? नहीं ना। इसका अर्थ यह होता है कि मोदी जी ने हक दिया तो अब आप साफ करो। वो तो निकल लिए, हक करके आगे गए, और इतनी बदबू फैला दिया है, इतना ज्यादा उन्होंने गिरा दिया है, छी जगह जगह जगह, वो खुद भी बचकर निकलने में परेशान हो जाते हैं। अभी उनका भाषण सुनिए। आप जानते हैं पहले लच्छेदार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री अभी लच्छेदार भाषण क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन्हें याद भी तो होना चाहिए कि मैंने कब कौन सा झूठ बोला था, कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। कोई हमारे चैनल जो मतलब गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी के चैनल, वो भले ना दिखाएं, लेकिन एनडीटीवी जैसा या क्या बोलते हैं रवीश कुमार जैसा अगर कल बखिया उधारने लगेगा तो बोलेगा कि देखो ये बोला, ये बोला, ये बोला। जितना मोदी रायता फैलाता है दिन भर में, उस रायते का रायता फैला देता है रवीश अपने प्राइम टाइम में। तो इसके लिए वो अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर का बोल नहीं पाते। जानते हो, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है, लच्छेदार भाषण उनका खत्म हो गया है, या सचमुच वो बोल नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि वो कोई भी झूठ बोलने वाला आदमी कितना याद रखेगा अपने झूठ को यार? कब तक याद रखेगा और कब तक वो बचेगा? मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी इतना छीछी गिरा चुके हैं जगह जगह जगह, यानी झूठ बोल चुके हैं कि उस झूठ से की गलियों से गुजरते समय नरेंद्र मोदी खुद भी डरते रहते हैं कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं ये झूठ मुझे लपेट ना ले। तो मेरे दोस्त, अब आज जो बात मैंने आपके सामने एक विवरण सहित रखा कि बजट में आपके लिए कुछ नहीं है, बजट अडानी अंबानी के लिए ही बनाया गया है। अब अगर इसमें कोई साबित कर, कुछ बोलने से डरते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ चुप रहते हैं, कुछ अपना चैनल बचाना है, कुछ अब एक बात बताओ, अगर बजट अडानी अंबानी के लिए बनाया गया है तो अडानी अंबानी के जो चैनल हैं, उनसे चैनल, वो कैसे अडानी इस बजट का खिलाफत करेंगे? वो तो कुछ, वो तो बेचारे परेशान रहेंगे, कहीं से कोई एक शब्द मिल जाए अच्छा करें कहने के लिए, वो तो अच्छा ही दिखाएंगे। ढूंढते ढूंढते वो भी परेशान हो जाते हैं। वैसे मोदी जी के फेस को बचाने के लिए सबसे बड़ा जो धर्म संकट आज चल रहा है, और सबसे बड़ा संकट अगर किसी पर आया है तो वो है गोदी मीडिया पर। मोदी जी के फेस पे कालिख ना लग जाए, इसको बचाने के लिए वो पूरी ताकत दिन भर लगा देते हैं, कैसे उनको बचाया जाए। बचाने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि अडानी अंबानी के हैं। तो बजट जब अडानी अंबानी बनाते हैं, अडानी अंबानी का बजट है तो अडानी अंबानी के लिए होगा। अब अडानी अंबानी का बजट है, अडानी अंबानी ने बनाया है, तो उनके चैनल उसका विरोध कैसे करेंगे? उसकी बखिया कैसे उधेड़ेंगे? उसकी सच्चाई आपके सामने कैसे रखेंगे? दोस्त, मेरे जो समझ में आया मैंने रख दिया। मुझे जो समझ में आया वो तो मैंने रख दिया, और इस चैलेंज के साथ रख दिया कि किसी के बस में नहीं है कि इसे काट दे।
तो फाइनली मैं एक बार और कहूंगा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, ना आम आदमी को नौकरी है, ना आम आदमी को रोजगार है, ना आम आदमी को शिक्षा है, ना आम आदमी को व्यवस्था है। वैसे भी बड़े लोगों का जो 100-150 लोगों के लिए, अडानी अंबानी और चोरों के लिए जो बजट बन रहा है, उनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ लेते हैं। तो आपके लिए ना तो शिक्षा है, ना तो आपके लिए स्वास्थ्य है, ना हॉस्पिटल्स है। उनके बच्चे भी तो वो खुद भी चले जाते हैं विदेशों में, इलाज करा के आ जाते हैं। मतलब उनके लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ भी, आम आदमी के लिए इस बजट में जीरो है, जीरो। अब आम आदमी नरेंद्र मोदी का लायल बनने के लिए, कि हम अभी भी नरेंद्र मोदी के लायल बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे, नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े, तो उसे मंदिरों के सामने भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। बाकी तो अभी कब बेरोजगार हो जाए हमारे नरेंद्र भाई, खुद ही पता नहीं उनका, तो दूसरों को क्या रोजगार देंगे। खैर, देश कब समझेगा, देश कब सावधान होगा। अभी भी मैं लोगों को जब बोलते हुए सुनता हूं, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि अगर आज मोदी का साथ नहीं दोगे तो कल मुसलमान हो जाओगे। इन लोगों को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। मैंने कई बार इस विषय पर बोल चुका हूं, इसमें बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह एक विषय है जिसके बल पे नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा ले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी एक शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू की तरह हैं, इसीलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। चलिए मेरे दोस्तों, आप बड़े लंबे समय तक मेरा साथ दिया, मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे धैर्य से सुना। अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें कहता हूं वो सही हैं, तो लोगों तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाइए। और एक चीज और समझिए, आज भी, अभी भी जब मैं बोल रहा हूं, मेरे टाइमलाइन, मतलब यहां ये इस प्लेटफॉर्म पर जो मैं बोल रहा हूं, इस टाइमलाइन को भी स्लो किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दिया जा रहा है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा फेसबुक में, आप देखिए बार बार आपको एक मैसेज आता है कि आप देखिए ये गलत कर रहे हो, मैं आपका टाइमलाइन स्लो कर देंगे, रीच से हटा देंगे, सबको नहीं मिलेगा, सबको नहीं पहुंचेगा। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जैसे लोगों के साथ किया जाता है। मेरे दोस्त, हमारे साथ हमें सुनने के लिए आप जैसे लोगों के साथ हजारों लोग, 2000, 1500, 3000 लोग मतलब 10 मिनट में जुड़ जाते थे, लेकिन उनको अब जुड़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस लाइव को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। यह मैं समझता हूं, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने नहीं देंगे। अब इसमें जबरदस्ती अगर आप इसे शेयर करते रहें और दूसरों के पेजों पर डालें, ग्रुप में शेयर करें, तभी ये लोगों तक जा सकता है। जो ऑटोमेटिक रीच होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इस पेज से इस पेज के फॉलोअर्स मान लीजिए अगर 2 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख के आसपास है, तो अगर कोई रीच 2.5 लाख लोगों तक पहुंचता है, तो आप समझिए कि उसको कितने लोग एक साथ देख सकते हैं और कितने लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन उसे पहुंचने ही नहीं दिया जाता, उन्हें सीमित कर दिया जाता है 100-200 लोगों तक। मतलब बड़ा मुश्किल है इस षड्यंत्रकारी सरकार से लड़ना, और इसके षड्यंत्र को तोड़ना बहुत मुश्किल है। शमीम खान लिखते हैं, सर नमस्कार, हमारे बड़े कहते थे कि जो बड़ा बुजुर्ग
कहते थे उनकी शुबत में रहो, उनकी हर बात पर ध्यान दो। सर मेरी नज़र में, मेरे दिल से वही आप हैं। धन्यवाद, आपने मुझे जो तगमा दिया मेरे भाई, सही बात है। अब मैं कह ही सकता हूं लोगों तक बात अपनी पहुंचाने की। मैंने कहा कि जब मेरा रीच जो है 2000, 2500, 1500, 2000, 2500, 3000 तक पहुंचा, तो इसको डेड स्लो कर दिया गया। इस समय हम डेड स्लो पे हैं। फेसबुक ने हमको डेड स्लो डाल रखा है। यानी अगर आप जबरदस्ती अपने टाइमलाइन पर लेकर इसे शेयर कर देंगे तो शेयर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा। कितनी खतरनाक है ये सरकार, कितने खतरनाक हैं ये लोग, और क्या करेंगे देश का, ये तो भविष्य ही बताएगा। आने वाले दिन में ये पता चलेगा क्या कि देश का ये क्या करेंगे। अपने झूठ को फैलाने के लिए इनके पास 70 चैनल हैं, सब अडानी अंबानी के हैं। अडानी अंबानी उनकी बात ही झूठ, चाहे झूठ रहे चाहे सच रहे, उनकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। हम जैसे लोगों को नहीं आगे आने देंगे, बात लोगों तक नहीं पहुंचाने देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोग हमें धैर्यपूर्वक देखा, सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपनी तरह से कोशिश, जैसे मैं लड़ता हूं, मैं लड़ रहा हूं, तो जैसे मैं लड़ रहा हूं वैसे आप अपनी तरफ से लड़ाई लड़ते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, लोगों के ग्रुप में डालते रहिए, कुछ लोगों तक तो पहुंचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी रात 10 बजे।